आज नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटे के भीतर 2 राज्यों में 3 बड़े सीटों को नाप डाला। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी को फ्लॉप फिल्म बताया और राजस्थान में राम मंदिर का जिक्र करके मोदी ने कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। लेकिन दोनों ही जगह कुछ बातें कॉमन थी। मुस्लिम बहुल सीट पर मोदी ने खुलकर कहा कि उन्हें मुस्लिम बेटियों का आशीर्वाद मिलेगा। आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आखिर क्यों मोदी को लग रहा है कि बीजेपी से दूर रहने वाला वोटर इस बार उनके साथ है? सवाल का जवाब हम मुस्लिम वोटर्स से ही जानेंगे। सबसे पहले सहारनपुर पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। 44 साल के इस सफर का एक पड़ाव अगर यहां तक पहुंचा है तो इसके पीछे 365 दिन सक्रिय रहने का प्रण है, जिसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी के मैराथन चुनाव शंखनाद में फिर दिखा। 44 बरस पहले जब अरब सागर के तट पर बीजेपी की स्थापना हो रही थी, तब किसने सोचा था कि 0 सीट वाली पार्टी एक दिन 370 प्लस का साहस लेकर सियासत के रण में उतरेगी। लेकिन अकेले बीजेपी को 370 सीटें मिलना और एनडीए को 400 सीटें मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। 543 सीटों की गुणागणित मोदी को भी मालूम है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के दम पर वो 400 का बैरियर तोड़ देंगे। मोदी भाईजान, मोदी हमारे भाईजान हैं, मोदी हमारे भाई हैं। मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद। अबकी बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी, मोदी मोदी जिंदाबाद। आज की इस रिपोर्ट में हम मोदी के मिशन 400 प्लस को मुस्लिम वोटर्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, नौकरीशुदा से लेकर मौलवी तक हम मुस्लिम बहुल सीटों के वोटर से पूछेंगे कि क्या तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है? 400 पार का नारा हकीकत से कितना दूर, कितना करीब है? लेकिन उससे पहले सुनिए सहारनपुर की रैली में मोदी का वो भाषण जो मुस्लिम वोटर्स में जबरदस्त वायरल हो रहा है। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब माँ बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। नरेंद्र मोदी को मुस्लिम बेटियों पर भरोसा है। उनके आशीर्वाद से वो 400 प्लस की कल्पना को साकार होते देख रहे हैं। लेकिन क्या धरातल पर भी ऐसा ही है? क्या वाकई 3 तलाक फैक्टर और बिना भेदभाव के क्रियान्वित हो रही सरकारी योजनाओं ने नरेंद्र मोदी को मुस्लिम वोटर्स की पहली चॉइस बना दिया है? इसका जवाब मुस्लिम वोटर से ही सुनते हैं। मोदी जैसा तो पूरी दुनिया में नहीं है साहब। क्या नहीं है उसके अंदर? भाई गरीबों की रक्षा वो करते हैं, गरीबों का कल्याण वो करते हैं, सबकी चिंता वो करते हैं। हर वर्ग, हर विशेष में जो है जाकर उसको जो ज़रूरत है जिसकी, उसके दरवाजे को नोब कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस योजना का उसको लाभ पहुँचाते हैं। जितना लाभ और जितना फ़ायदा मुख्यमंत्री योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जितना किया है, मैं कहूँगा इतना पिछले वर्षों में नहीं हुआ जो अब हुआ है। काफ़ी सुधार और काफ़ी योजना, बहुत लाभ हुआ है इस पार्टी से और शुक्रगुजार है इस पार्टी के। मुसलमान रोशनी में है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि
बहुत सारी चीज़ों की विकास भी आप देख रहे हैं, हाईवे कैसे बन रहे हैं, पुल भी और ब्रिज कैसे बन रहे हैं। और अनाज का है, सबसे पहले हर व्यक्ति को, हर बंदे को 5 किलो अनाज सरकार, प्रधानमंत्री की सरकार दे रही है। एक गरीब आदमी है, उसको जो है 5 लाख का मुफ्त सरकार इलाज करा रही है। ये बहुत बड़ी बात है एक गरीब आदमी के लिए। और हम तो कह रहे हैं कि जो इस बार नारा है कि इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार ही हो। बीजेपी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी लकीर क्लियर है और इस लकीर का जिक्र उन्होंने सहारनपुर की रैली में भी किया। मोदी ने मुस्लिम लोगों के बीच मुस्लिम लीग पर अटैक किया और मुस्लिम लीग के बहाने घेरा कांग्रेस को। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। यानी बीजेपी मुस्लिम लीग के विरोध में और मुस्लिम लोगों के सपोर्ट से चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन मुसलमान वोटर्स बीजेपी को कितना सपोर्ट करेंगे? क्या विपक्ष के कुछ दल जिस मुख्तार फैक्टर को भुनाने में लगे हैं, उससे मुस्लिम वोटर्स भी इत्तेफाक रखते हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या अच्छी चीजें लग रही हैं आपको मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो करके दिखा रहे हैं और वही होगा। अब की बार जो है मोदी की ही सरकार आएगी। मोदी सरकार जो है बहुत भारी मतों जीतेगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मुसलमानों ने देख लिया है कि अगर हमारे विकास के और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी योजना में या कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, सबका साथ और सबको विकास करके साथ में लेके चले हैं। कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और जिस देश के प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया है, तो अब मुसलमान किसी भी समाजवादी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। तो अब चलिए हम आपको सहारनपुर का जातीय और सियासी जो समीकरण है उसकी बात करते हैं। पूरा फैक्टर तो आपने समझ लिया इसके माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से। अब ये जान लीजिए कि हाँ, मुस्लिम वोट की अहमियत क्या है, कि कौन से वोटर कितने हैं, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सहारनपुर का जो समीकरण है, 2004 में राशिद मसूद जो है वो समाजवादी पार्टी से थे, वो वहां पर जीते थे। अगली बार जब चुनाव हुए 2009 में, तो जगदीश राणा जो है वो बीएसपी से जीते थे। 2014 का जो साल था, इसमें राघव लखनपाल जो है वो बीजेपी की टिकट पर जीते थे। उसके बाद जो 2019 का चुनाव, मतलब कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2019 में, फजलुर रहमान बीएसपी के टिकट पर जीते थे। आपको यहां यह जानना भी जरूरी है कि 2019 में जो समाजवादी पार्टी थी और जो बीएसपी थी, ये दोनों जो हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इन दोनों का जनाधार ठीक है, तो वहां पर बीएसपी जीती थी। अब देखिए कि सहारनपुर में हिंदू और मुस्लिम वोट कितने हैं, ये जानना भी जरूरी है। 56.74% हिंदू वोटर्स हैं यहाँ पे वोट हैं और 41.95% जो हैं वो मुस्लिम वोटर हैं। तो अब जो हिंदू हैं उसमें ST/SC अगर देखेंगे आप, तो हिंदू में 22% SC की आबादी है। 6 लाख यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं और 1 लाख जो हैं वो यहाँ पर जाट वोटर हैं। तो ऐसे जो है प्रभावित करने वाला है अब की बार का जो सहारनपुर का क्षेत्र है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में एसपी बीएसपी एक साथ आई थी और अब की बार जो है एसपी बीएसपी अलग अलग हैं और बीजेपी जो यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। तो अब की बार जो टक्कर है वो थोड़ी मजबूत भी लग रही है और बीजेपी का पक्ष उसमें भारी भी लग रहा है। खैर, अब आइए कि वहां पर महाटक्कर किसके किसके बीच है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं ये जान लीजिए। राघव लखनपाल बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं। इमरान मसूद जो महागठबंधन बना है कांग्रेस प्लस मतलब समाजवादी पार्टी के साथ, तो यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार है इमरान मसूद वहां के हैं। और माजिद अली बीएसपी से हैं, क्योंकि बीएसपी ने आपको याद होगा कि ऐलान कर दिया था वो अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। तो ये इन्हीं तीनों के बीच में जो है वो महाटक्कर होने वाली है। मुस्लिम वोट की अहमियत क्या है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर चलिएगा तो वहां एक समय कांग्रेस के सचिन पायलट यहां से सांसद थे, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने यहां कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं टिक पाया। मोदी ने अजमेर में कहा है कि इस बार रामनवमी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार रामनवमी के दिन रामलला भव्य मंदिर में होंगे। मोदी अयोध्या का जिक्र करके भी मुस्लिम वोट को पाने का भरोसा रखते हैं।
इस फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए अजमेर की रैली में मोदी के संबोधन और अजमेर के मुस्लिम वोटर को सुनना बहुत जरूरी है। शौर्य की साक्षी और योद्धाओं की धरती रही राजस्थान में सियासत की बिग पिक्चर रिलीज हुई। राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने ग्रैंड रैली की। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचे अजमेर। जयपुर से कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने मैनिफेस्टो को समझाया, अन्याय के खिलाफ गारंटी की श्रृंखला को समझाया और अजमेर में मोदी ने कांग्रेस के इसी मैनिफेस्टो को अपने ही अंदाज में टारगेट पर लिया। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री के भाषण में महिलाओं पर विशेष फोकस था। भीड़ का रिस्पांस देखकर और तीसरे टर्म का आशीर्वाद मांगते वक्त मोदी इमोशनल हो गए। लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें अभी तो ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। तो क्या मोदी का ये संबोधन मुस्लिम बहुल सीट अजमेर के वोटर्स को अपील करेगा? क्या मोदी के विजन से अजमेर के भाईजान और मुस्लिम महिलाएं खुद को कनेक्ट करती हैं? मोदी ने अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन अजमेर के मुस्लिम वोटर्स का मन क्या कहता है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि सबका विकास, सबका साथ, तो वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरीके से जिन जिन राज्यों में आज भाजपा सरकार है, उन राज्यों में भी काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से 10 साल हुकूमत की है, इसी तरीके से देश के अंदर हुकूमत करते रहें और देश मजबूत हाथों में रहे। जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पहल की है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। राजस्थान उन सूबों में से है जहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। तीसरी पार्टी के लिए यहां स्कोप नहीं दिखता। इसलिए अजमेर की रैली में मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर टारगेट किया। भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? दिसंबर में ही राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत दिया, लेकिन इस बार सवाल दिल्ली का है। सवाल है कि अजमेर की मुस्लिम आबादी के मन में क्या है। 10 साल पहले जो हालात थे उसमें काफ़ी तब्दीली आई हैं और काफ़ी विश्वास मोदी सरकार में मुसलमानों को भी बढ़ा है, मोदी जी के प्रति भी बढ़ा है। उनका जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में घर कर गया है और
मुस्लिम समाज ने अपनी सोच को काफ़ी हद तक बदला है। इस बार मुस्लिम समाज के वोट भी काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको अजमेर का समीकरण समझाने जा रहा हूं। किसके किसके बीच में जो आपकी बार की टक्कर है वो होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाहिए सबसे पहले अजमेर का समीकरण समझिए। 2009 का साल था, सचिन पायलट कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार थे, जीते। 2014 में सांवरलाल जाट बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो वहां पर जीते। उसके बाद 2018 में उपचुनाव हुए थे सांवरलाल जाट के निधन के बाद, तो रघु शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जीते। 2019 में भागीरथ चौधरी जो थे बीजेपी के, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। ST/SC की आबादी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 22% है, जाट आबादी 16% है, मुस्लिम आबादी जो है वो 12% है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसके किसके बीच में अब की बार जो टक्कर है वो बताई जा रही है। भागीरथ चौधरी बीजेपी के जो जीते हुए कैंडिडेट है पिछले बार के, और रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस ने भी उतारा है समीकरण को देखते हुए। रैली के बाद अब बारी थी रोड शो की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो सीट बीजेपी का गढ़ है, जिस गाजियाबाद में बीजेपी आज तक लोकसभा का चुनाव नहीं हारी है, जहां पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को करीब 9.25 लाख वोट मिले थे, उस सीट पर भी मोदी रोड शो कर रहे हैं। यह बताता है कि 400 प्लस के लिए मोदी हर सीट नापने को रेडी है। लेकिन क्या गाजियाबाद के भाईजान मोदी के साथ हैं? जिला गाजियाबाद में मोदी का ये रोड शो स्थापना दिवस के दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और हर चुनाव बीजेपी ने जीता है। लेकिन बीजेपी के गढ़ में भी रोड शो करना ये साबित करता है कि मोदी के लिए एक एक सीट कितना मायने रखती है। और जो राजनेता एक एक सीट को ध्यान में रखकर चलता है, वो एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश भी करता है। मोदी अपनी ओर से कोशिश भी खूब कर रहे हैं। तो क्या ये कोशिशें भाईजान के मन में घर बना रही हैं, या अभी भी इंडिया गठबंधन ही मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद है? मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, गरीबों के लिए राशन और बहुत सारी सुविधा है। तो जो पसमानदा समाज है उनमें अक्सरियत जो है ना, वो बीजेपी को वोट करेगा जरूर। नहीं, मोदी जी पे तो हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते आए हैं और विश्वास है मोदी जी पे, और हम वोट भी देते हैं। मोदी जी तो काम ठीक करते हैं। इसमें मोदी पे बहुत विश्वास करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम मतलब उन्हें बुरा कैसे कह देंगे। प्रधानमंत्री जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे देश के लिए। 6 अप्रैल की सुबह से शाम तक मोदी ने 2 राज्यों की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर रैली और रोड शो करके बता दिया कि वो अपनी ओर से मिशन 400 में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। सवाल है कि मोदी की चुनावी कसरत का असर गाजियाबाद के मुस्लिम वोटर्स पर कितना पड़ रहा है? विश्वास तो काफी कर रहे हैं मुसलमान, उन पर विश्वास न होता तो फिर आदमी जो कहाँ रहेगा। विश्वास तो उन पर काफी, सरकार पे काम भी बढ़िया कर रही है, ऐसा नहीं है। रोड वोड जो भी बना रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। बाकी बस ये है कि मुसलमानों का नाम नहीं आता कहीं भी, कहाँ भाई उन्होंने ऐसा करा है। बाकी सारी चीज बढ़िया, बस यही दुख है कि नाम नहीं आता, काम करते करते भी जो मुसलमान का नाम नहीं आता कि हाँ भाई इन्होंने हमारा साथ दिया है, हमें वोट दिया है, इनका भी इस तरीके से काम जाओ। देखो, वोट तो काम के आधार पर दिया जाता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने काम किया है तो लोग उन्हें वोट देंगे, अगर नहीं लग रहा तो वोट तो काम के आधार पर दिया जाएगा। जनता को पता है किसे वोट देना है, नेता कोई भी हो, सबकी सोच कर चले। आगे आपको दिखाएंगे क्या ममता के बंगाल में जांच जानलेवा है। लेकिन अभी पहले तो इस सीट का आपको समीकरण समझा देते हैं कि गाजियाबाद का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। 2009 में राजनाथ सिंह बीजेपी से जीते थे, जैसा कि हम बता रहे थे कि यहां से हमेशा बीजेपी ही जीतती है इस सीट से। 2014 में वीके सिंह जो हैं वो बीजेपी से जीते। 2019 में वीके सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन अब की बार जो है 2024 में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, लेकिन जीतती सीट से बीजेपी ही आई है। अब इसका समझ लीजिए समीकरण। 23% मुस्लिम है, 15% दलित हैं, 11% गुर्जर हैं, 10% वैश्य हैं,
9% राजपूत हैं और 9% त्यागी वोटर्स हैं जो गाजियाबाद सीट है इस पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सीट पर अब की बार टक्कर किसके किसके बीच में है। अतुल गर्ग बीजेपी के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, यहां पहले वीके सिंह थे, लेकिन अब की बार अतुल गर्ग को बीजेपी ने टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। डॉली शर्मा कांग्रेस से हैं, इनको यहां पर टिकट मिला है, और बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर जो हैं। अब इन तीनों के बीच में इस लोकसभा चुनाव में टक्कर है।